So you can see here the antenna. Okay, just beside of antenna you can see this lightning arrestor. So the purpose of the lightning arrestor is to protect from the lightning. ओके, तो अगर लाइटनिंग अगर होता है तो आपका उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, सो दैट कि आपका एंटीना में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना आए, और प्लस अगर इम्पैक्ट आ भी जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक और सेंसर लगाया गया है रिसीवर के पास, क्योंकि रिसीवर डैमेज हो सकता है, रिसीवर के मदरबोर्ड जल सकता है, तो फिर रिसीवर और एंटीना के बीच में भी एक आपका डिवाइस है उसको लगाया गया है, तो वहाँ पे आके फिर उसको स्टक कर दिया जाएगा, जैसे अब कि आपका MCB लगा रहता है अगर ओवर वोल्टेज हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे भी आपका उस तरह का सेटअप किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंटीना है ये दिस इज़ कॉल्ड चोकरिंग एंटीना, और इसके अंदर आपका बैटरी है, रिसीवर है, और भी आपके सेंसर्स हैं। तो इसमें आपका वेदर स्टेशन नहीं है, तो आपको कहीं कहीं पे आपको वेदर स्टेशन भी दिख जाएगा GNSS मेजरमेंट के साथ साथ। तो पर्पस ऑफ द वेदर स्टेशन, तो उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, तो उसको भी साथ साथ मेजर करते हैं। जैसे हमारा ऐसा सेटअप 3 जगह पे है, पंतनगर में है, मसूरी में है और चमोली में है। तो वहाँ पे हमने GNSS स्टेशन के साथ वेदर स्टेशन भी लगा रखा है कि वहाँ पे हमारे पास लोकल इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि वहाँ की टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबिलिटी भी क्या है, तो जो इसकी सैम्पलिंग रेट है, क्योंकि आपका इसमें जो सैम्पलिंग है वो है 15 सेकेंड, हर 15 सेकेंड पे डेटा मेजर हो रहा है, GNSS डेटा, एंड दिस स्टेशन इज़ नॉट मेजरिंग INSS सिग्नल। ठीक है, ये ओल्ड आपका स्टेशन है, 2013-14 में इस्टेब्लिश हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें INSS तब तक उतना ऑपरेशनल भी नहीं था, और जो आपके वेंडर्स थे OEM, वो लोग INSS पे उतना फोकस नहीं थे, तो इसलिए उसमें आपका स्लॉट नहीं है INSS का। लेकिन बाकी जितने भी कॉन्स्टेलेशन है वो सारे मेजर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एसबास भी इसमें मेजर हो रहा है। तो जो हमारे एसबास हैं, एसबास आपको पता होगा, GSET 8, 10 एंड 14, ये 3 जो आपके वो हैं, थोड़ा सा धूप लग रहा होगा, तो जो आपके ये है ना 3, तो जो भी करेक्शन फाइल होते हैं ना, करेक्टेड डेटा होते हैं GPS के, वो उस सेटेलाइट में ट्रांसमिट किए जाते हैं, और फिर उस सेटेलाइट से आपके जो भी ये हैं फ्लाइट हैं, एविएशन, ठीक है, फिर आपकी जो शिपिंग है, फिर जो यूज़र्स हैं, सबको वो करेक्शन फाइल ट्रांसमिट होता है, सो दैट कि वो रियल टाइम में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशनिंग उनको मिल सके रियल टाइम में। रियल टाइम मीन्स रियल मिली सेकेंड का डिफरेंस होता होगा, मिली सेकेंड का एरर होता होगा, इतना रियल होता है वो, सेकेंड में भी नहीं, मिली सेकेंड, इतना एक्यूरेट, इतना फास्ट उनको मिलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके ग्राउंड स्टेशन हैं वो लगभग 20 हैं, जिस स्टेशन को यूज़ करके GPS को करेक्ट करके फिर आपका इस ट्रैक में वो सारा प्रोसेस होता है, फिर इस ट्रैक से ग्राउंड एंटीना के थ्रू सैटेलाइट्स में ट्रांसमिट किए जाते हैं, और फिर उस सैटेलाइट से यूजर्स को ट्रांसमिट किया जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो था गगन के नाम से लॉन्च किया गया था, और ये आपका जॉइंट प्रोजेक्ट था बिटवीन AAI एंड इसरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो के बीच में था, क्योंकि आपका ये फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, जिसमें मैंगलोर था, बहुत सारे थे, तो बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुए, क्योंकि उसमें आपका जब बैड वेदर होता है तो क्लाउड कवर और आपकी उस विजिबिलिटी बहुत वीक हो जाती है, तो वर्टिकल लैंडिंग अच्छी नहीं होती, लैंडिंग के टाइम में प्रॉब्लम होता था। तो वर्टिकल एक्यूरेसी को आपको इन्हेंस करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रोवेव है उसको वेदर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो इतना ज़्यादा है कि वो पार्टिकल जो आपके वेदर के टाइम पे जो भी पार्टिकल साइज होते हैं वो कुछ भी उसका उखाड़ नहीं पाते हैं, वो आराम से पेनिट्रेट करके ग्राउंड तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए माइक्रोवेव सिग्नल बेस्ट सिग्नल है रिमोट सेंसिंग में, इसके लिए मैनकाइंड के लिए। बाकी भी अच्छा ख़राब नहीं है, लेकिन क्लाउड के टाइम पे वो लोग क्लाउड को ही देख पाते हैं और हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए क्लाउड के टाइम पे जितने भी हमारे रिमोट सेंसिंग मेजरमेंट है वो थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और आप लोगों से मैं भी वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन वो नहीं कर पाया, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अब 10 साल पूरे कर चुका है, और जब आपका जियो डायनेमिक्स में
ऐसे जियोडेटिक जो हैं 10 साल के मेजर हो जाते हैं, तो वो जो डेटा है बहुत प्रीसियस हो जाता है। और यहाँ का जो मूवमेंट है वो है 48 मिलीमीटर पर ईयर, 48। तो जैसा कि मैंने बताया आपका इसका इंडियन प्लेट का है 50, इसका है 48, ठीक है ना, सिर्फ 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। लेकिन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये तो आपका हिमालय में है। लेकिन क्यों नहीं है ज़्यादा डिफरेंस? क्योंकि ये लॉक हो रखा है। हाँ, रेड वैली भी है प्लस लॉक हो रखा है सर। लॉकिंग की वजह से आपका क्या हो रहा है कि ये साथ साथ मूव कर रहा है। ज़्यादा डिफरेंस मिलता है आपको बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में है 30, 32, 33 इतना है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर बेंगलोर का देखेंगे 55 मिलीमीटर है और बद्रीनाथ में आपको 33 मिलीमीटर है। अच्छा खासा डिफरेंस हो गया है ना। तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपका कन्वर्जेंस कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका 48 है। तो हाँ, लेकिन बेंगलोर से देखेंगे तो 7 मिलीमीटर है। रुड़की से कंपेयर करेंगे तो रुड़की में आपका 50 मिलीमीटर है और यहाँ पे भी आपका 48 है। तो 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। और रुड़की से बद्रीनाथ का कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 17 मिलीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। और जो हमने निकाला है कन्वर्जेंस रेट यहाँ का, वो है आपका 18। तो आप देख रहे होंगे वैसे आपका आ रहा है मैनुअली 17 और हमने मॉडल करके जब निकाला तो 17 आया, सॉरी 18 आया। तो 1 मिलीमीटर का प्लस माइनस तो इट्स नथिंग। तो दिस इज द थिंग। तो इतना एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं जीपीएस से। जीपीएस ने एक्चुअली रिवोल्यूशनाइज कर दिया, टेक्टोनिक मेजरमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी तरह से। और इसमें कितने सारे नेचर और साइंस में पेपर भी है। आपके डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वहाँ चलते हैं जीपीआर में, क्योंकि लंच टाइम भी होने वाला है, हो गया है। सर ये डुअल सेंसर हाँ,